welcome everyone. Today we are going to discuss section 12 of Trademarks Act which deals with honest concurrent use. We are going to discuss it in detail. हम सारे लैंडमार्क केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं, सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं. इवन वी आर गोइंग टू टच अपॉन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940. तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 12 को समझते हैं. सेक्शन 12 डील करता है ऑनेस्ट कंकरेंट यूज से. इस चीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ऑनेस्ट, कंकरेंट एंड यूज. कंकरेंट मींस व्हेन टू थिंग्स आर गोइंग साइमल्टेनियसली. बट हम बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क्स एक्ट की. तो ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर दो ऐसे मार्क्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन दो अलग अलग पर्सन उनको सेम टाइम पे यूज कर रहे होंगे. सेम चीज डिस्कस करता है हमारा सेक्शन 12. साथ ही साथ इसके अंदर दो चीजें और आती हैं: ऑनेस्ट एंड यूज. ऑनेस्ट यानी कि आपकी बोनाफाइड इंटेंशन को आइडेंटिफाई करता है ये. मतलब अगर आप एक मार्क ऐसा यूज कर रहे हैं विच इज सिमिलर टू और आइडेंटिकल टू सम अदर पर्सन, तो आपको उस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. दैट मीन्स आप उसकी गुडविल को हैम्पर नहीं करना चाहते थे या उनकी गुडविल से आप गेन्स नहीं करना चाहते थे. साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूज. यूज मतलब कि आपका वो मार्क जो है वो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है या आपको प्रॉफिट गेन्स देने के लिए यूज हो रहा है. आइए सेक्शन 12 को एक बारी डिटेल में पढ़ते हैं. In the case of honest concurrent use or of other special circumstances which in the opinion of the registrar, इस चीज को ध्यान दे, ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार यानी कि जो डिसीजन है वो रजिस्ट्रार का होगा. मेक इट प्रॉपर सो टू डू ही मे परमिट द रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को परमिट करा जा रहा है बाय मोर देन वन प्रोपराइटर of the trademarks which are identical or similar. या तो वो identical है या फिर वो similar है. Whether any such trademark is already registered or not in respect of the same or similar goods or services subject to such conditions and limitations if any as the registrar may think fit to impose. यहाँ पे conditions और limitations की जो बात हो रही है वो रजिस्ट्रार के थ्रू इम्पोज करी जाती है. जब हम लोग केस लॉस को डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रार अलाउड द रजिस्ट्रेशन ऑफ टू आइडेंटिकल और सिमिलर मार्क्स बट एट द सेम टाइम इम्पोज्ड सम स्पेसिफिक कंडीशन टू वन ऑफ द पार्टी. आई होप आपको सेक्शन 12 क्लियर हो गया होगा, आपको सेक्शन 12 के सारे इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गए होंगे. Even if now also you have some doubt, leave them in comment section and I will definitely solve them. Now this is a small self created example to explain it to you more. एग्जाम्पल के अंदर आपका एक खुद का कैफे है जिसका नाम हमने रखा है मॉर्निंग ब्लिस. अब मान लेते हैं ये मॉर्निंग ब्लिस जो है ये दिल्ली के अंदर एक कैफे है. आपके खुद के कस्टमर्स से आपका एक यूनिक स्टाइल है उसको चलाने का. Now you decide to expand and register your cafe's name as trademark. But आपको सेम टाइम पे ये चीज रियलाइज होती है that similar name है कैफे का blissful mornings करके. Let's say it is in हैदराबाद. एक डिफरेंट सिटी के अंदर एक और कैफे है जिसका नाम आपके कैफे के नाम से सिमिलर है. अब ये जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन लेकर आएंगे. एप्लीकेशन लेकर आने के बाद दो चीजें होंगी. सबसे पहला ऑनेस्ट कंकरेंट यूज का चेक होगा, दूसरा स्पेशल सर्कमस्टांसेस का चेक होगा. ऑनेस्ट कंकरेंट यूज कैसे चेक होगा? यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो दूसरा कैफे है वो भी उसी टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था जब हमारा कैफे एस्टैब्लिश हुआ था. मतलब अगर हमारी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होती, दैट मीन्स हम लोग गेन्स कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कर रहे हैं फ्रॉम द गुडविल ऑफ समवन एल्स. तो गुडविल ऑफ समवन एल्स के केस के अंदर हम तभी ये चीज कर सकते हैं जब वो कैफे अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका हो.
बट यहाँ पे जो हैदराबाद वाला कैफे है वो सेम टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ है जब हमारा कैफे एस्टैब्लिश हुआ है। दैट मीन्स गुडविल का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। यहाँ से हमारा ऑनेस्ट यूज यानी कि बोनाफाइड इंटेंशन जो होता है वो प्रूव होता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हो गए? हमारा कैफे दिल्ली में है, दूसरा कैफे हैदराबाद में है। हैदराबाद का कल्चर दिल्ली से अलग है। उस कैफे की वाइब, उसका इंटीरियर, उसका मेन्यू हैदराबाद के लोगों के हिसाब से होगा। दिल्ली का जो मेन्यू है वो दिल्ली के लोगों के हिसाब से होगा। तो दोनों का एक यूनिक स्टाइल है। दैट मीन्स जो कस्टमर्स हैं वो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। These After these circumstances and conditions, the registrar will decide that it is safe to register the mark and you will get your approval and both the cafes will coexist. I hope ये example ने आपके सारे doubts clear कर दिए होंगे. If you still have doubts, leave them in comment section. चलिए अब केस लॉस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला हमारा केस लॉ है लॉवेन ब्राउ एजी वर्सेस जैकपिन ब्रूरीज लिमिटेड 2009 का केस लॉ है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो ट्रेडमार्क का क्वेश्चन है वो है लॉवेन ब्राउ के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर है। इसका मतलब होता है लायंस ड्रिंक। जर्मनी के अंदर जब ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर होती हैं तो ये नेम जो है ये बहुत बार यूज होता है एंड दिस पर्टिकुलर नेम एक्चुअली मीन्स और इज यूज्ड टू डेजिग्नेट कि वो पर्टिकुलर ड्रिंक जो है दैट इज जर्मनी ओरिजिनेटेड, दैट मीन्स वो जर्मनी में बनी है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ जो है हमारे लॉवेन ब्राउ एजी, both the companies incorporated in Germany were involved in the dispute over the usage of term Löwenbräu for their liquor in India. The court held that the word Löwenbräu means lion's drink and had also been used by many other beer manufacturers in Germany for a substantial time. अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब एक वर्ड एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर ओरिजिन से रिलेट हो जाता है तो वो पब्लिक यूज के अंदर चला जाता है, वो एक जेनेरिक वर्ड बन जाता है। लॉवेनब्राउ बहुत सारे बियर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जर्मनी के अंदर उनके थ्रू यूज करा जा रहा था। दैट मीन्स वो एक जेनरिक टर्म बन गई थी सारी बियर्स जो जर्मनी में ओरिजिनेट होती है उनको डेडिकेट करने के लिए। Furthermore, the plaintiffs failed to take any legal action against the defendants for a long time as both of them were involved in the business in other countries as well. It was the case of the word Löwenbräu having become public juris. Public juris. इस word के ऊपर focus करिए if you are preparing for competitive exam. This will help you out. और a जेनेरिक वर्ड, जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब एक वर्ड, एक पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर ओरिजिन को या कंट्री को डेडिकेट करने के लिए यूज करा जाता है तो वो पब्लिक हो जाता है, वो जेनेरिक वर्ड हो जाता है। दैट मीन्स जिस जिस बियर के ऊपर लॉवेनब्राउ लिखा होगा वो बियर जर्मनी ओरिजिनेटेड होगी, ऐसा ऑलरेडी प्री कंसीव करा जाएगा। So in this case, the plaintiff was not allowed injunction and defendants won. Next case आता है हमारा लंडन रबर को लिमिटेड वर्सेस ड्यूरेक्स प्रोडक्ट्स। यहाँ पे वर्ड ड्यूरेक्स को लेके इशू क्रिएट हुआ था। द रिस्पोंडेंट मेड एन एप्लीकेशन बिफोर द डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क्स फॉर रजिस्टरिंग द ट्रेडमार्क ड्यूरेक्स used by it on the packaging of contraceptive products manufactured and marketed by it. The registration was disputed by the appellant on the ground that it has been using trademark Durex in India ever since 1932 and its registration was renewed in the year 1954 for the period of 15 years. The deputy registrar of trademark overruled the objection and admitted the mark Durex to registration as prayed by the respondent. An appeal preferred to the High Court against this order was also dismissed. The appellant's main contention in the appeal was that as the arcs are identical, the registration had to be refused under Section 8A of the Act, the provisions of which are not subject to the provisions of Section 10(2). Furthermore, the requirements of the Section 10(2) were not satisfied in this case and its provisions were not applicable. अब यहाँ पे I will pause
फॉर अ मिनट, क्योंकि जो सेक्शन 8A और 10(2) की बात हो रही है वो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 के सेक्शन की बात हो रही है, 1999 के एक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ट्रेडमार्क्स एक्ट 1940 की बात हो रही है। आई विल टेक यू टू इट। एक बारी साथ साथ हम लोग 1940 का सेक्शन 8A और 10(2) पढ़ लेते हैं। No trademark nor part of a trademark shall be registered which consists of or contains any scandalous design or any matter the use of which would, by reason of its being likely to deceive or to cause confusion or otherwise be disentitled to the protection in a court of justice। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे मार्क की बात कर रहे हैं जो कि स्कैंडलस है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर पढ़ा 10(2). सेक्शन 10(2) का क्लॉज कहता है, इन केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज और ऑफ अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार मेक इट प्रॉपर सो टू डू, he may permit the registration by more than one proprietor of the trademarks which are identical or nearly resemble each other in respect of the same goods or description of goods, subject to such conditions and limitation if any as the registrar may think fit to impose। अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 12 और 10(2), सेक्शन 12 ऑफ 1999 एक्ट एंड सेक्शन 10(2) ऑफ 1940 एक्ट बिल्कुल सेम है। 8A की सिर्फ हमें बात करनी थी। 8A हमारा यहाँ पे स्कैंडलस के लिए होता है। जो अपील प्रेफर हुई थी, एप्लेंट का मेन कंटेंशन जो अपील के अंदर था वो ये था दैट आर्क्स आर आइडेंटिकल, द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी रिफ्यूज्ड अंडर सेक्शन 8A ऑफ द एक्ट। यानी कि एपेलेंट ने सेक्शन 8A का यूज करा था बट कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी दैट सेक्शन 10(2) ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट परमिटेड द रजिस्ट्रार टू एडमिट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स विच आर आइडेंटिकल। सारा का सारा सेक्शन 12 लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज आइडेंटिफाई करी, यानी कि रजिस्ट्रार की जो पावर है ऑनेस्ट कंकरेंट यूज की, उन्होंने उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया था। अब यहाँ पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जो ध्यान रखने की जरूरत है वो ये लास्ट लाइन है। It was also held in the same judgment that even the quantum of honest concurrent use is of no significance, and even a small trader is entitled to the protection of his trademark in case there is honest concurrent use। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला पार्ट कहता है स्टेटमेंट का, क्वांटम ऑफ कॉन्करेंट यूज इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। यहाँ पे जब ये क्वांटम ऑफ कॉन्करेंट यूज की बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप यूज किस स्केल पे कर रहे हो, मतलब छोटा बड़ा, प्रॉब्लम कितनी क्रिएट हो रही है, हार्म कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ये चीज डिपेंड नहीं करती है जब हम लोग बात करते हैं ऑनेस्ट कंकरेंट यूज की। यानी कि इफ यू आर गेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम ट्रेडमार्क, बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ अ ट्रेडमार्क, तो वहां पे आपका ऑनेस्ट कंकरेंट यूज अप्लाई नहीं होगा। और छोटे से छोटा ट्रेडर भी है अगर और उसकी इंटेंशन बोनाफाइड है, सेकंड चीज क्या कहती है, इवन अ स्मॉल ट्रेडर इज एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ट्रेडमार्क इन केस देयर इज ऑनेस्ट कंकरेंट यूज। अगर एक छोटा सा भी ट्रेडर है और वो किसी बहुत बड़े ब्रांड के अगेंस्ट है और उसका ऑनेस्ट कंकरेंट यूज है, यानी कि उसकी इंटेंशन बोनाफाइड है, वो कोई गुडविल को मूच ऑफ नहीं कर रहा है, तो वहां पर उसको प्रोटेक्शन ऑनेस्ट कंकरेंट यूज का मिलेगा ही मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। This particular statement in this particular case of London Rubber Co Limited versus Durex product contains the jurisprudential aspect of section 12 of Trademarks Act 1999। I hope आपको ये clear हो गया होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारा गोयनका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर्सेस and research versus Anjani Kumar Goenka। Both the applicants and respondent had Goenka as a principal part of their trademarks. The competing marks were Goenka Public School and GED Goenka Public School।
ऑनेस्ट एंड कंकरेंट यूज वॉज एस्टैब्लिश थ्रू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरीके से गोइंका जो है वो अलग है दोनों के केस में, और ऑनेस्ट कंकरेंट यूज यहाँ पे अप्लाई कैसे हुआ। फर्स्ट, it was established that both parties started using the word goenka around the same point। यानी कि कोई भी एक दूसरे की रेपुटेशन गुडविल को मूव ऑफ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे बात सीधी सी है कि भाई दोनों ने एक ही टाइम पे गोइंका वर्ड का यूज करना शुरू करा। Secondly, one institution was based in Delhi and the other was in the state of राजस्थान। जैसे कि हमने मॉर्निंग ब्लिस कैफे का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरीके से इस केस के अंदर कोर्ट ने समझाया है कि जो सेकंड है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात हो गई, एक इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर है और दूसरा राजस्थान के अंदर है। द फैक्ट दैट गोइंका फॉर्म्स पार्ट ऑफ एपेलेट्स ट्रस्ट नेम all pointed to the honest and concurrent adoption। एक ने एजुकेशन के लिए अपने स्कूल के लिए नाम रखा और दूसरे ने गोइंका अपने ट्रस्ट के लिए नाम रखा, तो दोनों का जो यूज है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट है, और यहाँ से ऑनेस्ट एंड कंकरेंट एडॉप्शन कोर्ट ने यहाँ पे एस्टैब्लिश करी। Hence, the registrar allowed both the marks to be registered along with certain conditions। अब यहाँ पे आपको पार्ट क्लियर हो जाएगा, जो सेक्शन 12 का लास्ट पार्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। Such as the appellant was directed to insert the name of their trust in brackets, directed to insert the name of their trust in brackets below the name of their school in order to clarify and differentiate between the two ट्रेडमार्क्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ये एग्जाम्पल है जो रजिस्ट्रार स्पेशल कंडीशंस को या लिमिटेशंस को जब इम्प्लाई करते हैं, सो दैट अगर पब्लिक के मन में कोई भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो वो बिल्कुल भी ना रहे, क्रिस्टल कट दोनों के दोनों बिजनेसेस एक दूसरे से सेपरेट हो सके। नेक्स्ट केस लॉ, सती लीला चैरिटेबल सोसाइटी वर्सेस द स्काईलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2005 का केस है। An engineering institution in the name of Skyline was allowed to be continued despite the existence of Skyline Business School of the other party। दो इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, एक है यहाँ पे बिजनेस स्कूल, एक है यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। The court held that, to say the least, the present litigation is to have more commerce in education and less education in commerce। अब जब भी आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आई एम टारगेटिंग ऑन यूजीसी नेट लॉ, तो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, आपके पेपर में पूछी जाती हैं, यही स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉलोइंग, to say the least, the present litigation is to have more commerce in education and less education in commerce। यानी कि एजुकेशन से धंधा ज्यादा हो रहा है और धंधे के बारे में एजुकेशन कम दी जा रही है, ये चीज कोर्ट ने कहने की कोशिश करी। इट वॉज अ टॉन्ट ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस। बट ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि आप इन 4 ऑप्शंस में से कौन से पर्टिकुलर केस लॉ में ये स्टेटमेंट बोली गई थी। एनीवेज, आगे चलते हैं। प्राइवेट कमर्शियल हाउसेस बाय द एडवर्टाइजिंग नेम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज लुर स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री। अब यू कैन रीड ऑल दिस बाय पॉजिंग द वीडियो। मैं आपको इसका एक क्रक समझा देती हूँ जो यहाँ पे कोर्ट ने कहने की कोशिश करी। कोर्ट ने ये कहा कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा नाम आता है जो कोई फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन एस्टैब्लिश्ड पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, तो इंडिया के सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ ल्योर जरूर होते हैं। बट कोर्ट ने साथ साथ ये चीज भी कही कि स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करना आता है, उनको दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस पता है, और स्टूडेंट्स आराम से एक दो चीज़ों के बीच में आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उनके पास आज की डेट में नॉलेज है। एंड दैट्स वाई ऑनेस्ट कंकरेंट यूज यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया था स्काईलाइन वर्ड को लेकर। ये हमारा लास्ट केस लॉ था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये वीडियो आपको पसंद आई।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है और आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर उसको छोड़ दीजिएगा। हैव अ गुड डे, कीप वर्किंग हार्ड।